दोस्तों नमस्कार। स्वागत है मेरे YouTube चैनल डीप एनिमेटेड स्टोरीज़। आज हम लोग आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिससे हमें शिक्षा मिलती है कि जब वक्त बुरा आता है तो लोग अपने भी आपको पहचानने से अलग हो जाते हैं, या यूँ कहा जाए कि अपनों से अपना साया भी अपना साथ छोड़ देता है। कभी कभी तो यहाँ तक दिन में बुरे दिन आ जाते हैं कि ऊँट पे बैठे होने के बावजूद भी नीचे से कुत्ता आपको काट लेता है। कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसमें बड़ा भाई अपने छोटे भाइयों के बच्चों को और परिवार को अच्छी शिक्षा देने के लिए, संभ्रांत बनाने के लिए आजीवन कुंवारा रहता है, किंतु जब उसके ऊपर कोई परेशानी आई तो उसके अपनों ने ही उसका साथ छोड़ दिया है। कहानी एक छोटे से गांव की है जहां प्रियरंजन जी अपने परिवार के साथ, इनमें उनका एक छोटा भाई, उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे, आराम के साथ ज़िंदगी का निर्वाह कर रहे थे। चूँकि प्रियरंजन जी के माँ बाप बचपन में मर गए थे और काफ़ी कर्ज का बोझ भी उनके ऊपर था, और सहारे के मात्र पे उनका एक छोटा भाई था जिसकी उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण किया था, और उसकी अब शादी भी कर दी गई थी। समय बीतने के साथ उनके छोटे भाई के 2 बच्चे भी हुए जिनके नाम लोग आवेश और अनुकूल रखे गए थे। आवेश वास्तव में आवेश का नेचर जैसा नाम था उसी के हिसाब से था। वो थोड़ी थोड़ी बातों में गुस्सा हो जाता था और क्या करता है कैसे करता है उसको खुद ही नहीं पता रहता था, जबकि अनुकूल बड़ा शांत रहता था। समय बीतता गया। प्रियरंजन जी के छोटे भाई को टीबी जैसे रोग ने पकड़ लिया। पुराने ज़माने में टीबी की उतनी अच्छी दवा होती नहीं थी। कुछ दिन बिस्तर पे खांसने के बाद प्रियरंजन जी भी इस दुनिया, और उसके प्रियरंजन जी के छोटे भाई इस दुनिया से चल बसे। अब घर में बचे थे केवल प्रियरंजन जी, उनके छोटे भाई की बहू और 2 बच्चे। समय के साथ पति के शोक में उनकी छोटे भाई की बहू भी चल बसी। अब दुनिया में केवल प्रियरंजन जी रह गए थे और उनके 2 भाई के छोटे बेटे, दोनों भाई के बेटे आवेश और अनुकूल। समय की गाड़ी धीरे धीरे खींच रही थी। आवेश की शादी हो चुकी थी और घर में बहू आ चुकी थी, तो खाना पानी खाने पीने की कोई परेशानी नहीं थी। परिवार बढ़िया चल ही रहा था, खेती बाड़ी अच्छी हो रही थी और सभी लोग आराम से जी रहे थे। कुछ दिन और बीता तो अनुकूल की भी शादी हो गई और उसके भी परिवार घर में आ गया। अब परिवार भरा पूरा था। प्रियरंजन जी बड़े आराम से, बड़े चैन से जी रहे थे। खेती पाती खुद देखते थे और बच्चे उनकी थोड़ी बहुत मदद कर देते थे। जैसा मैंने शुरू में बताया कि आवेश बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता था और उसमें वो क्या कर बैठता था उसको खुद नहीं पता होता था। परिणाम ये होता था कि या तो उसको झेलना पड़ता था अनुकूल को, या फिर जब मामला बहुत बढ़ जाता था तो बड़े पिताजी प्रियरंजन जी झेलते थे। एक दिन की बात है, खेत के पास एक आदमी की बकरी चल रही थी। आवेश ने बकरी को हाँक करके या पकड़ करके अपने घर ले आया और बांध लिया। कहा जब इसका मालिक आएगा तो मैं इसको छोड़ दूँगा। बकरी के मालिक आए और बात में इतनी बात बढ़ गई कि आवेश में आकर के उनके ऊपर कुल्हाड़ी से आक्रमण कर दिया। परिणाम ये निकला कि बकरी के मालिक की प्रियरंजन जी के दरवाजे पे ही मौत हो गई। गांव में बढ़ते झगड़े को देख कर के गाँव वाले इकट्ठा हो गए और जाकर के किसी तरह से मामले को शांत कराया, किंतु बकरी के मालिक के बच्चे आवेश से पहले से ही चिढ़े हुए थे और उन्होंने जा कर के थाने में FIR कर दी। प्रियरंजन जी को नामजद किया गया, चूँकि घर के मुखिया यही थे, और परिणाम स्वरूप पुलिस जो है आई और प्रियरंजन जी को कत्ल के केस में लेके चली गई। कुछ दिन के बाद, या यूँ कहिए कि
जमानत वगैरह कराने के बाद प्रियरंजन जी के साथ मुकदमा चल रहा था। मुकदमे की हर पेशी पे प्रियरंजन जी खुद जाते थे। इनका वकील जो था वो भी तेज तर्रार था, किंतु 302 का मुकदमा इतना जल्दी छूटता नहीं है और न्यायपालिका ने करीब 5 साल के मुकदमे चलने के बाद इनको 7 साल की सज़ा सुना दी। पुलिस प्रियरंजन जी को लेके चली गई और जेल में डाल दिया। समय बीतता रहा, समय जाते कभी देर नहीं लगती है। 7 साल बीत गए और इनको जेल से मुक्ति मिल गई। प्रियरंजन जी हर दिन अपने परिवार के विषय में सोचा करते थे, अब मेरे बेटे इस उम्र में हो गए होंगे, मेरे नाती पोते इस उम्र में होंगे और जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा सब लोग मुझे हाथों हाथ ले लेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जब ये जेल से छूटे तो इन्हें कोई लेने नहीं पहुंचा और ना ही कोई ऐसी बात हुई। प्रियरंजन जी जेल से छूटने के बाद अपने घर चले आए और देखते क्या हैं कि पोते उनके बड़े हो चुके हैं, एक पोता और एक दूसरे बेटे का भी पोता बड़े हो चुके हैं, लेकिन कोई भी बंदा उनके पास करीब नहीं आया। अनुकूल और आवेश ने तो देख करके मुंह मोड़ लिया और बहुओं ने यह तक नहीं कहा कि आप आकर के बैठिए पिताजी। प्रियरंजन जी को तकलीफ़ तो बहुत हुई, किंतु कर क्या सकते थे, बुरे दिन तो झेल ही चुके थे। कत्ल किया था आवेश ने, सज़ा मिली थी प्रियरंजन जी को। इन्हीं सब बातों में परेशान प्रियरंजन जी के ने जो उनके घर के सामने एक टूटी सी चारपाई थी उसको ले करके पशुओं के बाड़े, जिसको हम लोग मड़हा बोलते हैं, में गए और खाट लगा के बैठ गए। सोचने लगे ज़िंदगी अब कैसे कटेगी। जिनको मैंने अपना माना था वो वास्तव में सगे न होकर के पराये निकल गए। खैर मन के ने उन्हें ढाढ़स दिया कि कोई बात नहीं है, ये समय की बात है, समय जब सुधरेगा तो हो सकता है ये लोग भी सुधर जाए। ये सब सोच ही रहे थे कि कभी जो उनका सबसे प्यारा हलवाहा था, यानी हल चलाया करता था, वो आया और उसकी दृष्टि प्रियरंजन जी पे पड़ गई। उसको ये भी नहीं मालूम था कि प्रियरंजन जी जेल से छूट गए हैं। वो जा कर के उसने उनके पाँव छुए, पूछा मालिक आप कब आए और आप यहाँ क्यों बैठे हैं, घर परिवार तो सब आप ही का है, ये आपने ही सबको पाल पोस के बड़ा किया है, यहाँ तक कि हम लोगों की भी ज़िंदगी आप ही के सहायता से चल रही थी। प्रियरंजन जी ने कहा वो तब की बात थी, अब की बात बताओ, अब आप कैसे हो। उसने कहा मालिक मैं अब इस समय 3 बच्चों का बाप हो चुका हूँ, मेरे 2 बच्चे बड़े हो चुके हैं, एक छोटा है जिसमें से बड़ा बच्चा बाहर निकल गया है, वो अच्छी कमाई कर रहा है और पैसे कौड़ी दे रहा है। लेकिन मालिक चूँकि आप चले गए थे इसलिए हमने आपका परिवार नहीं छोड़ा है। हमसे जितनी मदद हो सकती थी, जो भी खेती पाती में सहायता हो सकती थी, मैं इन बच्चों के सहायता किया करता था, खेती करता था, करवाता था, फसल काटता था, इनको लाके सामान और पैसा दे दिया करता था। मालिक अब आप घर में चलिए। प्रियरंजन जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा अब ये घर मेरा कहाँ रहा, हमारे घर पे तो मेरे दोनों बच्चों ने कब्जा कर लिया है और जिनके लिए मैं जेल तक घूम के आया हूँ आज वो मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। हलवाहा जो कि उनका स्वामी भक्त हलवाहा था, उसने उनके पैरों में गिर पड़ा और कहा चचा आप मेरे घर चलें, घर मेरा है और आपके लिए हमेशा खाली है। हो सकता है इन लोगों को समय के साथ कुछ ना कुछ भगवान सद्बुद्धि दे दे और ये सुधर जाए। वो ज़बरदस्ती प्रियरंजन जी को पकड़ के अपने घर ले गया। एक कमरा उनको दिया रहने के लिए, चारपाई बिस्तर इत्यादि की व्यवस्था की, खाने पीने की व्यवस्था हो गई। प्रियरंजन जी उस अपने खेती पाती में से थोड़ा सा हिस्सा लेकर के खेती पाती करने लगे। समय बीतता गया। चूँकि जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। दोनों भाइयों में आपस में भी वैमनस्य होने लगा और दोनों भाई बंटवारे की नौबत आ गई। इधर प्रियरंजन जी का खेती पाती से धंधा बढ़ रहा था और आज उन्होंने छोटी मोटी दुकान की, फिर वो धंधा चल निकला और वो गांव के बड़े आदमियों में गिने जाने लगे। साथ ही साथ वो गांव के सरपंच भी हो गए। जब दोनों भाइयों में झगड़ा इस स्तर पर बढ़ गया कि दोनों भाई बंटवारे पे और एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए तो मामला सरपंच के पास पहुंचा। प्रियरंजन जी ने दोनों की बात सुनी। सुनने के बाद कहा बेटा
आपने सुना होगा, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। मैंने आप लोगों के लिए क्या नहीं किया, लेकिन मैं उसका कोई एहसान आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि समय वह चीज़ है जो दिखती तो नहीं है लेकिन दिखा सब कुछ देती है। आप लोग आए, हमारे साथ जो व्यवहार किया वो एक अच्छी बात नहीं थी, और उस व्यवहार का प्रतिफल ये है कि आज आप दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि हो सके तो आपस में एक दूसरे को क्षमा करो और ले चल के लो अपना घर द्वार ठीक ठाक चलवाओ। दोनों बच्चे कुछ देर तक तो सुनते रहे, लेकिन इस दौरान वो हरवाहा आया और इसने कहा कि भैया, ये इन चाचा की वजह से मैंने आज तक आप लोगों का इतना व्यवहार, इतना काम किया है, और जब आप उनके नहीं हुए तो एक दूसरे के क्या हो गए। लेकिन जब बंटवारे की नींव डाल रहे हो तो इतना भी ध्यान रखो कि ये चाचा का भी इसमें हिस्सा है, और अगर उन्होंने सारा हिस्सा ले लिया तो आप लोगों की स्थिति क्या होगी। आज जो आपके घर का मान सम्मान है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मैं तो यही कहता हूँ कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, चाचा जी से माफ़ी मांग लो और इनको बाइज्जत अपने घर ले जाओ, तो एक बार फिर आपके घर में वही खुशहाली आ जाएगी। इतनी बात सुन ही रहे थे कि दोनों बहुएं वो भी आ गईं और वो भी इस बात को सुन रही थी, क्योंकि अनुकूल का जो बेटा था वो वास्तव में अनुकूल था। वह आ कर के बोला और बाबा के अपने पाँव पे गिर गया। उसने कहा, बाबा आप इन लोगों को छोड़िए, इनको माफ़ न कीजिए, क्योंकि इनकी गलतियां ऐसी नहीं हैं कि जो इनको माफ़ किया जाए। किंतु मैं आपका पोता हूं और आपको मैं अपने घर ले चलूँगा। वो उनके चरणों में गिर पड़ा। रोते हुए आंसुओं को देख करके प्रियरंजन जी का कलेजा पिघल गया और उन्होंने कहा, अगर ये मेरा हलवाहा इजाज़त दे देता है, क्योंकि मेरे बुरे समय में यह काम आया है, तो मैं आप लोगों के साथ चल सकता हूँ। हलवाहे की आंखों में आंसू थे और उसने प्रियरंजन जी के पोते को गोद में उठा लिया। उसने कहा, मालिक, अगर आपका पोता ही रास्ते पे आ गया है, यानी बिगड़ी बात फिर से बन गई है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे ऊपर दया करके फिर से चले जाइए उस घर में, और मैं आपका उसी तरह से चहेता नौकर बना रहूँगा, ताकि आपका घर आगे बढ़ सके। नौकर की बात सुन करके प्रियरंजन जी अपने घर पे चले आए और फिर से ज़िंदगी को आराम से जीने लगे। दोस्तों, समय जब बुरा आता है तो अपने भी दूर हो जाते हैं, लेकिन वही समय जब आपका अच्छा आएगा तो आपके अपने लोग भी साथ आ जाएंगे। नमस्कार।